Hi students, it is Sibu sir this side. Today we are discussing the second part of the experimental skills, which means sonometer, determination of frequency of a tuning fork with the help of sonometer. तो यहाँ पर सोनोमीटर में आपको एक टेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके ऊपर दो वेजेस रहता है. ओके, दो वेजेस रहता है, उसमें. एंड दो वेजेस को क्लोज आप रख सकते हैं, दोनों वेजेस को क्लोज रखा है. और इसके ऊपर एक साइड में क्या ना, एक पुली भी रहता है. ओके, एंड देन अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ इट which passes over these wedge and then the other wedge. Then through this pulley, it is connected to some slotted weights. This is how this experimental setup is arranged. Okay, this is a table type of thing. The string is, stretched string. इसका ये stretched है, tension under tension it is, and tension is obviously equal to क्या होना चाहिए? Tension in the string will be equal to mg. So obviously, if you are adjusting the mass of this one, you can adjust the tension also, right? अब इसमें ये दोनों वेजेस को पास में रखना है और उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक एक्साइटेड ट्यूनिंग फोर्क को इस टेबल के ऊपर रखना है. ओके, देन यू कैन सी दिस स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. एक आवाज भी आता है, स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, लेकिन ये कि इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन काफी स्मॉल रहता है, इसलिए ना मतलब वाइब्रेशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो दैट वी कैन यूज अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग इट, विच इज कॉल्ड एज पेपर राइडर. Paper rider is nothing but a sheet of paper which is cut into small टुकड़े में कटिंग कर देते हैं, काफी thin. Okay, and then fold it and place over this region. इस region के बीच में तुम उसको fold करके ऐसा डाल दीजिएगा. That's only, nothing else. अब एक्साइटेड ट्यूनिंग फोर्क रखने के वक्त ये ऐसा शिवर करेगा. ओके, इट वाइब्रेट्स एंड यू विल हैव टू मूव दिस wedge very slowly and find out the position of this wedge so that this one is oscillating with maximum amplitude. Actually क्या है, ये नीचे गिर जाते हैं, तो some experimental techniques है उसका पोजीशन निकालने के लिए. वो थोड़ा सा आगे मूव करेगा, फिर पीछे की तरफ मूव करेगा. exactly the location where the paper rider is falling down, वो exactly find out करेगा. Actually, the point is why this paper rider is falling down at a particular point. You know, vibrations actually यहां पर एक्साइटेड ट्यूनिंग फोर्क टेबल के ऊपर जब रखें तो ये जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट होना चालू किया. इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. द स्ट्रिंग विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क which you have placed on the table. So frequency of vibration of the string is equal to frequency of tuning fork. अब फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी होता है. तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट v बाय लैम्डा. अब इसके ऊपर ऑसिलेशन सेटल होना है तो ये दोनों वेजेस का लोकेशन एग्जैक्टली टू नोड्स में होना चाहिए. तो इसके ऊपर अगर ऑसिलेशन सेटल हो गया तो इसकी बीच में एग्जैक्टली नोड्स आया होगा. अब मैं तो ऐसा ड्रॉ कर दिया कि वन लूप ही मैं यहां बनाया, वन नहीं 2-3 लूप्स कुछ भी हो सकता है इसमें. ओके, इट में भी थोड़ा और दूर में होता तो दो लूप बन गया होगा, 3 लूप बन गया होगा, ऐसा कोई भी लूप बन गया होगा. सो वी आर लोकेटिंग दैट फर्स्ट रेजोनेंस पोजिशन. दैट मे बी 3 लूप्स, 4 लूप्स, कुछ भी हो सकता, but we are representing it as the first resonance length in which the paper rider has fallen down. Okay, अब तुम क्या करेंगे, you started moving it again and locating the second position of node. तो ये अगर again इसमें अगर vibrate again अगर इसके ऊपर settle किया होता तो stretched condition में सीधा रहना चाहिए. अगर settle किया तो you need to find out this location. This stands for what? L2. That location stands for L2. So experimentally तुम्हें L1 and L2 आइडेंटिफाई करना होगा. अब it is very clear that L2 minus L1 is going to be lambda by 2, right? Wavelength divided by
2, क्योंकि 2 एडजेसेंट नोड्स के बीच में लैम्डा बाई 2 का सेपरेशन है। अब लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, ये लेंथ को कहते हैं फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ एंड सेकंड रेजोनेंस लेंथ। इसमें लैम्डा का वैल्यू आ गया। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क विच यू हैव यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज V divided by twice lambda है which is twice of L2 minus L1. L2 minus L1 is obtained by the experiment. अब क्या है वेलोसिटी? यहां पर कौन सा वेव सेटल हुआ है? यू नो ट्रांसवर्स वेव सेटल हुआ है। वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय रूट ओवर टी बाई म्यू, सही है ना? टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू। Mu is nothing but mass per unit length, which means root over T divided by cross-sectional area of the wire into density of the material. So, आपको टेंशन ऑलरेडी पता है, mg से पता चल गया टेंशन, सही है ना? एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक स्क्रू गेज यूज करके निकालना होगा। कैसे? डायमीटर निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर कर लेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल भी पता होना चाहिए। अब डेंसिटी ऑफ मटेरियल अगर नहीं पता है तो ये सारा डिटेल्स आपको मास पर यूनिट लेंथ एटसेट्रा आपको मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग अ नॉन फ्रीक्वेंसी, अननोन नहीं, नॉन फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क एक यूज करके तुम ये डिटेल्स बिना मेजरमेंट में भी निकाल सकते हैं। अब वो निकालने के बाद तुम क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क का फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो ये अगर एक्सपेरिमेंटली ये निकल गया होता तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस डेटा फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, बिकॉज T is equal to mg है। सो वी विल बी ऑब्टेनिंग द रिलेशन एज 1/2 into L2 minus L1 into root over T by mu, that T is equal to mg and divided by mu की जगह पर क्या हो गया, a rho. This can be used for finding the frequency of tuning fork, and this is the first way of finding it. But second method which we are going to see is, it is not second method, it is for what, standardization of a sonometer wire, and then using the standardized sonometer wire we are finding the frequency of another tuning fork. We know that frequency of a tuning fork, otherwise frequency of the vibrating string, is 1/2 into L2 minus L1 into V, root over T by mu. Correct na? Root over T by mu. So if you are using two different tuning forks, that F1 divided by F2 होना चाहिए। ये जो रेजोनेंस लेंथ का डिफरेंस जो भी डेल L1, आई एम टेकिंग दिस L2 माइनस L1, पहली बार जो मिला है वो डेल L1 ले रहा हूं, सेकंड का डेल L2 ले रहा हूं। सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस difference of lengths, I will write del L1 in the denominator and then this del L2 in the numerator. Correct है ना? Del L2 in the numerator. So you are getting F1 by F2 as del L2 divided by del L1 if you are keeping the tension same, because wire we are not changing and we are applying the tension same. So with the help of that, one of the tuning fork frequency you know, F1, and F2 is unknown, so you can calculate the frequency of unknown frequency tuning fork easily with the help of that. This is how you can use a standardized device for finding frequency.